Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying microeconomics. आज हम चैप्टर फोर्थ माइक्रोइकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. This is the first part. Okay, so obviously in this part we will first understand what is perfect competition market. Moving forward we will see a very crucial topic, that is revenue. So let's get started. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक इस टाइप का मार्केट है जिसको हम डिवाइड करके रखते हैं. जब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट इज एनी प्लेस जहाँ पे भी कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है, कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिक रही होती है और कोई खरीद रहा होता है. इस मेजर मार्केट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है. फर्स्ट पार्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड सेकेंड पार्ट इज imperfect competition market. So perfect competition market is a kind of market जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं. बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं मतलब वो सेम प्रोडक्ट जो है उसको बहुत लोग बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग खरीद भी रहे हैं. सो इट इज़ अ मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. अब अगर बहुत ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दैट मीन्स वो यूनिक प्रोडक्ट तो है नहीं. सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट्स जो हर वे में बिल्कुल सेम है, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो प्रोडक्ट सेम है. सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे लोग खरीदने और बेचने वाले होते हैं. अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर बहुत सारे लोग खरीदने बेचने वाले हैं और सबको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें जो लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कितना प्रॉफिट कर पाएंगे? सब सेम प्रॉफिट करेंगे. अब वही चीज आप इंडिया में दिल्ली से लो या जयपुर से लो, आपको 20 रुपए की अगर वो होगी तो आपको 20 रुपए की ही मिलेगी. जो यहाँ पे फर्म्स हैं वो एक्चुअली प्राइस बना नहीं रही हैं, वो प्राइस एक्सेप्ट कर रही है जो उनको इंडस्ट्री के थ्रू मिल रहा है. इन दिस मार्केट जो भी फर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर्स नहीं होती हैं, प्राइस टेकर्स होती हैं. उनको जो प्राइस देते हैं वो ले लेती है, वो प्राइस में कोई कंट्रोल नहीं रखती हैं. अगर ऐसा मार्केट है जहाँ पे सबको पता है कि 20 रुपीज का ही वो प्रोडक्ट है, तो वो लोग 20 रुपीज का ही खरीदेंगे ऑफ कोर्स. इस मार्केट में एक चीज और क्या होती है कि सारे कंज्यूमर्स, हम लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट की कि हाँ इतने का ये प्रोडक्ट है, इतने में ही खरीदना है. हम लोगों को क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट की. क्या हुआ? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट जो सेम प्रोडक्ट बनाता है, वही सेम प्रोडक्ट अलग अलग शॉप्स वाले बेचते हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स खरीदते हैं. क्योंकि इतनी सारी जगह सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है तो कंज्यूमर्स को भी प्रॉपर नॉलेज होती है कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है. और ऐसे में कोई भी आ सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, कभी भी वो चीज छोड़ के जा सकता है. तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री है कि किसको बिजनेस करना है वो आ जाए और जिसको जब बिजनेस छोड़ना है वो छोड़ दे. अब एक एग्जाम्पल से देखो. वैसे परफेक्ट कंपटीशन इज अ काइंड ऑफ मार्केट जो एक अज्यूम्ड मार्केट है स्टूडेंट्स. दिस इज काइंड ऑफ मार्केट जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज एन अजम्पशन बेस्ड मार्केट. बट अगर आप एक एग्जाम्पल की तरह देखो, टेक एन इंडस्ट्री ऑफ कोलगेट. ओके, कोलगेट की जो इंडस्ट्री है उसने प्राइस सेट किया. अब वो अलग अलग किराने वाली शॉप्स में हमें दे रहे हैं ये सेम प्रोडक्ट. चाहे आप वो प्रोडक्ट किसी भी शॉप से खरीदो, आपको वो प्रोडक्ट सेम प्राइस का पड़ रहा है. कोलगेट का वो जो सेम टूथपेस्ट है वो हर शॉप में आपको सेम मिलेगा. इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. वो आपको कितने, अगर आप जितनी शॉप्स देखोगे, जितनी आपको कॉस्मेटिक शॉप मिलेंगी, आपको सब में मिल जाएगा. तो बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं. अब कोलगेट की जो फर्म है वो पैसे बता रही है, किराने वाले तो सब उसी प्राइस में बेच रहे हैं, उनके पास प्रॉफिट इंक्रीज करने का कोई मार्जिन नहीं है इस मार्केट में. वो क्या है? सिर्फ प्राइस टेकर्स है. अब मेरे को तो एडवर्टाइजमेंट और हर चीज से पता है कि मेरे को ये 20 रुपए का कोलगेट का टूथपेस्ट मिलेगा. अब मैं कहीं गई और शॉपकीपर ने मुझसे बोला कि ये 30 रुपीज का है, तो मैं दे दूंगी क्या?
नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सो इट मीन्स कि परफेक्ट नॉलेज है मुझे कि क्या है। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अगर किसी ने भी ये चीज़ कोलैबोरेट की और अपनी स्टोर खोली और उसने ये प्रोडक्ट रख लिया तो उस पे कोई केस हो जाएगा? नो। सो इन दिस काइंड ऑफ मार्केट आपके पास फुल लायबिलिटी होती है कि आप कब ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और कब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जिस्ट है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होता है। सो इट इज़ अ मार्केट वेयर products are homogeneous, products are homogeneous, I mean कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होता है, एवरी प्रोडक्ट इज सेम। सेकेंड, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस टू कंज्यूमर्स, हम लोगों को पता है कि कितनी चीज में कितने अमाउंट में हमको वो चीज मिल रही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी इस मार्केट में आके अपना काम स्टार्ट कर सकता है एंड वेन एवर ही वॉन्ट्स ही कैन लीव। मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कंज्यूमर्स भी बहुत हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, नॉट अ प्राइस मेकर मार्केट। प्राइस मेकर मार्केट वो होता है जिसके हाथ में प्राइस का कंट्रोल होता है, बट हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। ओके, अब हमने देख लिया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। अब ऐसा मार्केट जहाँ प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट के साथ डिफरेंस नहीं कर सकते, कंज्यूमर को हर चीज की नॉलेज है, कितने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन में परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म प्रॉफिट कैसे लेगी? जब ऐसे सिचुएशंस में चाहिए हमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी फर्म का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट इज कॉस्ट, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड अदर इज रेवेन्यू। रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इससे पता चलता है किसी भी कंपनी की क्या प्रॉफिट है और इसके थ्रू ही पता चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन जैसे मार्केट में फर्म्स कैसे और कब अपना प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकती है। कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेवेन्यू देखते हैं। सपोज मैंने एक जैकेट बनाया 1000 रुपीज का और मैंने ऐसी 5 जैकेट्स बनाई। ओके, और मैंने क्या किया, मैंने 5 जैकेट बेच दी 1000 रुपीज ईच में। मैंने 1000 रुपीज ईच में क्या किया, 5 जैकेट बेच दी। तो मैंने कितना रुपए कमाया, मुझे कितना रुपीज मिला, 5000 रुपीज मुझे मिल गया, राइट। ये 5000 रुपीज जो मुझे मिला, दिस इज माय रेवेन्यू। कोई भी कंफ्यूजन, मैंने 5 जैकेट्स 1000 रुपीज में बेचा तो मेरे को टोटल कितना कैश मिला, 5000 रुपीज। तो ये क्या हो गया, मेरा रेवेन्यू। अब जब मैंने ये जैकेट्स प्रोड्यूस की थी ना, तो मैंने एक जैकेट 400 रुपए 400 रुपीज की प्रोड्यूस की थी, तो मैंने 5 जैकेट्स कितने की प्रोड्यूस की थी, 2000 रुपीज की प्रोड्यूस की थी। सो मैंने 5000 लिया, जिसमें से 2000 मेरा क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। तो मेरे पास जो रुपए आए वो कितने बचे, 3000। दिस 3000 इज माय प्रॉफिट, दिस 3000 इज माय प्रॉफिट। तो आपको यहाँ क्या समझ आया, आप एक कोई भी कमोडिटी की कितनी यूनिट सोल्ड कर रहे हो और कितने रुपए में सेल कर रहे हो, उन दोनों से हमें जो मनी मिल रहा है दैट इज आवर रेवेन्यू। जब तक आप उस रेवेन्यू से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकालते हैं, आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं पता चलता है। सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने एक जैकेट 1000 में बेचा, तो मैंने 5 जैकेट्स 5000 में तो बेच दिए, बट मैंने उनको बनाने में भी 2000 रुपीज लगाए थे, दैट इज माई कॉस्ट, राइट। तो जब मैंने अपने रेवेन्यू से अपने कॉस्ट को हटाया तो मुझे पता चला कि ओके एक्चुअली मैंने कितना प्रॉफिट किया है, 3000 रुपीज का। तो इससे हमको क्या क्लियर हुआ कि प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, जो भी हमें रेवेन्यू मिला है माइनस जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसी चीज से हमें पता चलता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर हमें फर्म का प्रॉफिट निकालना है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका क्या रेवेन्यू है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ओके उसकी लागत क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
और फाइनली उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में उसका प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। ये होता है बेसिक रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में भी हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं जो हम हर जगह अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, सेम ही टाइप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, जिसको हम TR भी बोलते हैं, दिस इज टोटल रेवेन्यू। सेकंड इज एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम AR से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम MR से डिनोट करते हैं। हमने यूटिलिटी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, सब में ये 3 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। टोटल रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, उसी को हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। कि मैंने एक जैकेट 1000 रुपए की बेची, ऐसी मैंने 5 जैकेट्स बेची, तो मेरे को जो रुपीस मिले वो 5000 थे, तो मेरा टोटल रेवेन्यू 5000 हो गया। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने प्राइस और क्वांटिटी जो थी जैकेट की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे को पता चल गया मेरा रेवेन्यू क्या है। दिस इज द total earning. Revenue is my total earning. This is my total earning. Okay. अब स्टूडेंट्स, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू मतलब होता है पर यूनिट वैल्यू। बहुत बार हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। पर यूनिट की जो वैल्यू बताता है दैट इज एवरेज। जैसे कि मुझे पता है कि 5000 की मैंने 5 जैकेट्स लिए हैं, तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा? 1000। मतलब मैंने पर जैकेट कितना रेवेन्यू लिया है? 1000। ये मैंने कैसे किया? जो भी मेरा टोटल रेवेन्यू था और जो भी मेरी यूनिट्स थी, उससे मैंने उसको डिवाइड कर दिया और इससे मुझे पर यूनिट वैल्यू पता चल गई। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा कि TR इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? फिर हमने पढ़ा दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय जो भी हमारी क्वांटिटी है। अब टोटल रेवेन्यू की जगह हमने लिख दिया प्राइस इनटू क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय तो क्वांटिटी ही है। क्वांटिटी और क्वांटिटी कट हो गए, तो क्या आ गया? प्राइस। तो इस सिचुएशन में देखो, एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में किस चीज के इक्वल हो गया? हमारे प्राइस के इक्वल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबको इक्वल प्राइस में चीजें बेचनी है। अब वो इक्वल प्राइस में चीज बेचेंगे तो उनकी पर यूनिट वैल्यू अगर 10 है तो 10 ही रहेगी। जैसे कि इस सिचुएशन में 1000 रुपीज जो मेरी पर यूनिट वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मेरे टोटल रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, मेरे मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हूँ। प्राइस में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? तो इस सिचुएशन में जो भी मेरा एवरेज रेवेन्यू हुआ, क्योंकि वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो मेरे प्राइस के इक्वल हो जाएगा। ये होता है एवरेज रेवेन्यू। लास्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू, जो होता है एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट का ये हमें रेवेन्यू बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से मेरे को, मेरी फर्म को क्या रेवेन्यू मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 5 जैकेट्स में मेरे को 5000 रुपीज मिला था। जैसे मैंने 6th जैकेट भेजी, मेरा टोटल रेवेन्यू 6000 रुपीज हो गया। तो मेरा कितना रुपीज बढ़ा? 1000 रुपीज बढ़ा। और कितनी यूनिट्स बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। तो मेरा एक एक्स्ट्रा जैकेट से क्या रेवेन्यू आया? 1000 रेवेन्यू आया। ये मैंने कैसे निकाला? टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज हुआ और टोटल क्वांटिटी में जो भी चेंज हुआ उससे। अब इस सिचुएशन में भी क्योंकि मेरा टोटल रेवेन्यू सेम है, तो मेरे मार्जिनल हर एक यूनिट में भी कोई फर्क नहीं आ रहा। मैं एक कोलगेट 20 का बेची, फिर मैं दूसरा कोलगेट भी 20 का ही बेचूंगी ना। सो जब मेरे टोटल रेवेन्यू में उस यूनिट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सो आप क्या बोल सकते हो कि इस सिचुएशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ही एवरेज रेवेन्यू होगी और वो ही प्राइस होगा। ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
हमने तीनों काइंड्स ऑफ रेवेन्यू पढ़ लिए हैं. लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड टू गेट इट मोर क्लियर. रेवेन्यू इज द टोटल अर्निंग. टोटल अर्निंग मतलब आपको जितने भी मनी मिल रहा है ऑफ अ फर्म और अ प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मैं कितने का बेच रही हूँ और कितनी क्वांटिटी बेच रही हूँ, इससे जो भी आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है. ओके, देन एग्जाम्पल, इफ अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग अ जैकेट. यहाँ पे हमको प्राइस दिया है 500 रुपीज में वो जैकेट बेच रहा है और वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 5 क्वांटिटीज बेच रहा है. प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वो टोटल रेवेन्यू कितना ले रहा है, 2500 रुपीज का टोटल रेवेन्यू ले रहा है. फिर हमने देखा है कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं रेवेन्यू के: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू वही होता है जिसको हम बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू बोलते हैं. आपकी टोटल जो अर्निंग्स होती हैं वो ही होती है. ओके, टोटल रेवेन्यू इज आप किस प्राइस में बेच रहे हो और कितना बेच रहे हो, जो भी आपके पास आ रहा है दैट इज कंप्लीटली योर टोटल रेवेन्यू. सी एन एग्जाम्पल, यहाँ मुझे पता है कि ये मेरी क्वांटिटी सोल्ड हुई है और इस प्राइस पे सोल्ड हुई है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस इज कांस्टेंट. प्राइस इज कांस्टेंट, व्हाई? because it's a perfect competition, because it's perfect competition market. perfect competition में आपको हर प्रोडक्ट, क्योंकि होमोजीनियस है तो आप सेम प्राइस पे ही उसको सेल कर सकते हो, राइट? सो ये आपका रहा वो. अब फर्स्ट में टोटल रेवेन्यू 10 आया, फिर क्योंकि 1 यूनिट बढ़ गई लेकिन अपना प्राइस सेम रहा तो 10, then 20, then 30, then 40. It kept on increasing with increase in क्वांटिटीज, क्योंकि हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है. अब इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑफ कोर्स क्या, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना. कौन सा कर्व बना? अपवर्ड स्लोपिंग टीआर कर्व बना. ये होता है हमारा टोटल रेवेन्यू. अब आता है एवरेज रेवेन्यू. एवरेज मतलब होता है हमारा पर यूनिट वैल्यू. पर यूनिट वैल्यू होती है जिसका फॉर्मूला हमने देख ही लिया है कि अपने टोटल रेवेन्यू से हम पर यूनिट निकाल लेते हैं. अब क्योंकि टोटल रेवेन्यू प्राइस एंड क्वांटिटी की इक्वल होता है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एवरेज रेवेन्यू और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में सेम हो जाता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू फिक्स्ड होता है. हमारा टोटल रेवेन्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस में चेंज नहीं आ सकता. और प्राइस में चेंज नहीं आ सकता है दैट मीन्स कि अपनी एवरेज वैल्यूज में भी चेंज नहीं आ सकता है. Demand curve shows quantity demand with respect to the price, and because AR curve is the price line, it is also the demand curve. जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू ही अपना प्राइस हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अपना एवरेज तो चेंज होने ही नहीं वाला है, क्योंकि अपना प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, राइट? अगर अपना प्राइस कांस्टेंट है तो अपनी एवरेज वैल्यू या एमआर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो हर जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा, राइट? अब जब मुझे सब जगह सेम रेवेन्यू मिल रहा है, सेम प्राइस कॉन्सेप्ट में मिल रहा है, दैट मीन्स उसका जो डिमांड है वो उसी प्राइस पे स्टक रहेगा, है ना? उसका डिमांड उसी प्राइस पे स्टक रहेगा. सो वही डिमांड जब आपका प्राइस है तो उसी डिमांड कर्व को हम AR कर्व भी बोल सकते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन के डिमांड कर्व को हम AR कर्व या फिर आप बोलो MR कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी कोई वैल्यू प्राइस के वजह से चेंज नहीं हो रही है. ये होता है एवरेज रेवेन्यू. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे 10 जैकेट्स बनाई हैं और 2500 रुपीज में उन्होंने बेची है. ओके, तो अब अपन को पर यूनिट वैल्यू निकालनी है. 2500 टोटल है, कितने की है? 10 की. तो एक जैकेट का उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है? 250 रुपीज. कैसे किया मैंने? पर यूनिट वैल्यू निकाल दी TR/Q से और क्या आ गई? 250 रुपीज. ये होता है एवरेज रेवेन्यू. नेक्स्ट हमने पढ़ा मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, पहले ये देखिए, यही चीज, ये रहा मेरा प्राइस. ओके, ये रहा मेरा प्राइस. अब ये अपना फिक्स्ड है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ये तो कोई फर्म चेंज नहीं कर सकती है. ये मेरी प्राइस लाइन है और यही इस क्वांटिटी के साथ जितनी भी आपकी क्वांटिटीज चेंज हो रही है, चाहे ये हो रही हो चाहे ये हो रही हो, इसी कांस्टेंट प्राइस में हो रही है. तो यही मेरा क्या हुआ?
डिमांड कर्व हुआ, यही मेरी डिमांड डिनोट कर रहा है। क्वांटिटी और प्राइस के बीच के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन को ही अपन डिमांड कर्व से शो करते हैं, राइट? तो ये सेम रिलेशन हमको एक डिमांड कर्व शो कर रहा है। जो ही अपना प्राइस है, जो ही अपना डिमांड कर्व है, जो ही अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या फिर जो ही अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एवरीथिंग इज सेम व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। मार्जिनल रेवेन्यू हमने देख लिया, ये हमको एक एडिशनल यूनिट की वैल्यू बताता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू विथ इंक्रीज इन फर्म्स वो। So marginal revenue is basically change in total revenue in change in quantity, that is delta TR divided by delta Q. Delta signifies change. Let's see an example. Total revenue, अब देखो from the sale of 2 boxes of candles is ₹20. हमको पता है कि 2 boxes से 20 रुपीज का रेवेन्यू आया मुझे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ 3 boxes इज 30। जैसे ही मैंने एक और यूनिट बेची, मेरा टोटल रेवेन्यू 30 हो गया। सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या हुआ मेरा? 30 माइनस 20 दैट इज 10। और चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ मेरा? 3 यूनिट्स माइनस 2 यूनिट्स दैट इज 1। सो 10/1। सो मेरी एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू कितना आया मेरे पास? 10। सो अपना MR क्या हो गया? 10। ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमने देख लिया कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन का वही होता है जो अपनी प्राइस लाइन होती है, या अपना एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू होता है। हर तरीके के रेवेन्यू को देखने के बाद अब हमको ये डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे करेगा परफेक्ट कंपटीशन। पहले मैंने आपको ये तो दिखाई दिया कि प्रॉफिट के लिए हमको 2 चीजें चाहिए। हम जो अर्न कर रहे हैं और हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत है। अगर यहाँ पे मैंने जैकेट 5,000 रुपए की बेची है तो ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरे पास मनी आ गया है। बट इसको बनाने में मैंने 2,000 रुपीज़ लगाए थे, तो ये मेरी लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जब मैं अपने रेवेन्यू से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हटाऊंगी और जो प्योर मनी मेरे पास आया, जो कि प्योर प्रॉफिट है मेरा, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। किसी भी फर्म का प्रॉफिट को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी पाई दिखे दैट मीन्स आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है। सो हम लिख क्या सकते हैं कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अपना जो भी रेवेन्यू है माइनस जो भी अपनी कॉस्ट है, ये किसी फर्म का प्रॉफिट होता है। द फर्म्स प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पाई। वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू and its total cost of production, that is pi is equals to TR minus TC. Now अब हमने देख लिया प्रॉफिट कैसे होगा। अब प्रॉफिट इस सिचुएशन में कैसे होगा? इस सिचुएशन में प्रॉफिट में 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट 2 कंडीशंस MR एंड MC बेस्ड है। MR एंड MC बेस्ड है मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड है। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है, जो बेसिकली मार्जिनल वर्ड है, वो हमको एक एडिशनल यूनिट का सेटिस्फैक्शन, एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन, एक एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू, हर चीज एक एडिशनल यूनिट की बताता है। इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट से कितना बढ़ रहा है और हमारा रेवेन्यू एक एडिशनल यूनिट से कितना बढ़ रहा है, तो हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि ओके, एवरेज और टोटल में तो कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आ सकता, पर मार्जिनल से हम अपने आप को कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट पे ले जा सकते हैं। अब बताओ, जब फर्म है परफेक्ट कंपटीशन की, उनके पास कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं है, राइट? They cannot control the price. Now they cannot control the price, they cannot control the demand, they have no control over कि हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। What they can do is कि वो जो एक additional unit बेच रहे हैं उसमें वो अपना कितना मार्जिन रख सकते हैं। So for that हम लोग यहाँ पे first 2 situations जो पढ़ेंगे उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए ये बोलती है फर्म कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। एक एडिशनल यूनिट में हम जितनी लागत लगा रहे हैं, जितना मनी लगा रहे हैं, उतना ही मनी हमको एग्जैक्टली वापस मिलना चाहिए।
ये होती है फर्स्ट सिचुएशन। अगर अब हम इसको देखें, ये बन गया मेरा ग्राफ। अब मेरे को ये पता है कि मेरी मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन तो ओके, दिस इज माय ग्राफ। अब मेरे को पता है कि जो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है, अच्छा ओके, अब हमने ये देख लिया कि एम आर और एम सी इक्वल होना चाहिए, राइट। अब हम इसी चीज को अगर ग्राफ में देखेंगे, सो वन सेकेंड, ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ। अब मेरे को ये पता है इस ग्राफ में कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, वही मेरी प्राइस लाइन है। तो ये हो गई मेरी प्राइस लाइन। ओके, इसको नेम दे देते हैं एक बार। ये हो गई मेरी प्राइस लाइन, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्जिनल रेवेन्यू लाइन। इसी को मैं लिख सकती हूँ एवरेज रेवेन्यू लाइन, और इसी को मैं लिख सकती हूँ अपनी डिमांड कर्व। बट यहाँ पे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये आ गई मेरी मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन। नाउ कम्स मार्जिनल कॉस्ट। एमसी का कर्व कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं। एमसी का कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। MC is a U-shaped curve. तो अब इसको मैं कर देती हूं अपना MC कर्व। अब एक चीज बताओ, हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट सिचुएशन क्या दी गई है हमको कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट फर्म का सेम होना चाहिए। ये अपनी प्राइस लाइन है, ये अपनी क्वांटिटी लाइन है। यहाँ कोई डाउट नहीं रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने ग्राफ्स को लेबल करो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज माय प्राइस। ओके, नाउ ये एमसी कर्व है, ये एमआर कर्व है। अब इसमें एमआर और एमसी कर्व कहाँ सेम हो रहे हैं? एक तो इस पॉइंट पे सेम हो रहे हैं, वी कैन नेम इट ए पॉइंट, और एक इस पॉइंट पे भी सेम हो रहे हैं, बी पॉइंट। सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ए और बी दोनों पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो हियर इज द फर्स्ट सिचुएशन जो कि दो पॉइंट्स पे इंप्लाई हो रही है। अब इनमें से हम एक पॉइंट कैसे चूज करेंगे? फ्रॉम द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन हमको क्या बोलती है? सेकेंड सिचुएशन हमको ये बोलती है कि MC must be increasing, must be rising while meeting MR और while intersecting MR, कुछ भी लिख सकते हो। सो बेसिकली जब मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ओके, अब इस सिचुएशन में यहां पे देखो, अब इस सिचुएशन में यहाँ पे MC डिक्लाइन हो रही है, जब यहाँ आ रही है तो MC डिक्लाइन हो रही है, राइट। इस सिचुएशन में MC बढ़ रही है। सो इसके अकॉर्डिंग अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट B हुआ। दिस इज द पॉइंट जहां पे होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन Q1 है, बट यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन Q2 है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं हो सकता है। याद करो, हमने जब प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसी पॉइंट पे होगा जब हमारे इनपुट्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे होंगे और हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। इस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं है। प्रोडक्शन जब भी मैक्सिमम होगा जब हमारा MC
राइजिंग होगा। सो इस सिचुएशन से हमको ये पता चल गया कि ए नहीं बी इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। नाउ these are the two essential conditions जो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की देख ली हैं। लेट्स सी। First, for profit to be maximum, there are three conditions. First, the price must be equal to marginal cost. MR is equals to MC. Because MR is equals to price also, price is equals to marginal cost. First situation clear. Second, marginal cost must be non-decreasing at Q. जो भी हमारी आउटपुट है वो मार्जिनल कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? राइजिंग या फिर इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन भी हमको समझ आ गई। नाउ थर्ड सिचुएशन में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के पार्ट में जो अपना कॉस्ट होता है या जो अपना प्राइस होता है वो हमेशा अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट होता है, लॉन्ग रन में क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, एवरेज कॉस्ट को ही हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सो दोनों केसेस में आप लॉन्ग रन पढ़ो या शॉर्ट रन, दोनों में जो अपना कॉस्ट लग रहा है वो कम होना चाहिए अपने प्राइस से। ऑब्वियसली अगर हमें लागत ज्यादा लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रहा है, हम जितने में बेच रहे हैं उससे, दैट मीन्स हमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे, राइट? सो ये थ्री सिचुएशंस में से टू सिचुएशंस हमने देख लिया। फर्स्ट सिचुएशन इज, इसको हम MC/MR कंडीशन भी बोलते हैं। MC और MR को इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू हमको एडिशनल रेवेन्यू बताता है यूनिट का और मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यूनिट का कॉस्ट बताता है। ये वही सिचुएशन है जहां पे प्रॉफिट वही मैक्सिमम होगा जहां MR और MC इक्वल होंगे। द पॉइंट जहां MR बड़ा है, रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है कॉस्ट से, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे कंपटीशन होगा जहां पे थोड़े टाइम तो प्रॉफिट होगा हमको ज्यादा, बट इवेंचुअली हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा तो वो तो हमारे प्रोडक्शन के लिए बंद हो जाएगा, कोई भी लॉस में प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये है हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सो द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट बिकम्स एट P is equals to MC when we know that marginal revenue in perfect competition is equals to average revenue and both are equal to price, and we know that marginal revenue is equals to marginal cost in equilibrium condition, that defines that price is equals to marginal cost in equilibrium condition। सेकेंड सिचुएशन में हमने देखा कि इसमें MC जो होगा वो अगर कम हो रहा होगा तो हम लोगों का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। हम लोग और यूनिट्स प्रोड्यूस करने की रखते हैं अपने अंदर कैपेबिलिटी, तो उस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं? सिर्फ जब ही सही कर सकते हैं जब हम लोग अपने आउटपुट को क्या करेंगे? प्रॉपर करेंगे। हमारा आउटपुट जैसे ही होगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी चीज को हमने डायग्राम से देखा। सबसे पहले हमने देखा कि A पॉइंट पे भी MRMC इक्वल है और B पॉइंट पे भी MRMC इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन तो A और B दोनों पॉइंट पे क्लियर हो गई। अब A पॉइंट पे मेरा Q1 है जो कि बिल्कुल फुल ऑप्टिमाइजेशन के साथ नहीं हो रहा है, और B पॉइंट पे Q4 है जो यहाँ पे फुल ऑप्टिमाइजेशन के साथ हो रहा है। ये जो डिफरेंस है इससे मुझे पता चल रहा है कि जिस पॉइंट पे MR इंक्रीज हो रहा होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ इसमें? B पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मेरा MC इंक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट टू सिचुएशंस क्लियर। नाउ थर्ड सिचुएशन में हमने फर्स्ट चीज पढ़ी कि हमारा जो प्राइस है वो हमेशा अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले ग्राफ में यहाँ पे ये दिया है मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व। S इसलिए लिखा है, कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जब हम बोलते हैं तो हम S यूज करते हैं, लॉन्ग रन बोलते हैं तो हम LR यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट? ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ये रहा मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, ठीक है, और ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे ये देख रही हूं कि ये रहा
जो मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है, ये रेवेन्यू मिल रहा है मुझे क्योंकि ये रहा मेरा प्राइस, ये एमसी ने यहाँ पे कट किया एमआर और एमसी, क्योंकि ये मेरा एमआर कर्व है ना, ये प्राइस कर्व एमआर कर्व है, एमसी ने उसको ए पॉइंट पे कर्व किया, तो ये जो रेड एरिया है दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज रेवेन्यू। बट अब ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो कॉस्ट मेरी इतनी ज़्यादा है मेरे रेवेन्यू से, इतनी ज़्यादा मैं कॉस्ट दे रही हूँ रेवेन्यू से। सो अगर मैं ओपी का रेवेन्यू कमा रही हूँ और ओई का कॉस्ट दे रही हूँ, इस सिचुएशन में मुझे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि प्राइस क्या है, कम है एवीसी से। तो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे एज अ प्रोड्यूसर मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगी। मैं क्यों प्रोडक्शन करूंगी ऐसी जगह, राइट? सो फर्म्स प्रॉफिट एट Q1, ओके, यहाँ पे जब आउटपुट जीरो है, अपन को सब कुछ जीरो मिल रहा है, अपना फिक्स्ड कॉस्ट ही अपना रेवेन्यू हुआ है ना, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट ही अपना रेवेन्यू हो गया। बट अपना जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वो मैं कैसे करूंगी कवर, उस चीज को कवर नहीं कर सकते हैं। सो फर्म्स प्रॉफिट एट Q1 इज TR माइनस TVC एंड TFC। हमें पता है टोटल कॉस्ट क्या होता है, TVC एंड TFC। सिंस आउटपुट इज जीरो, TR और TVC भी हमारा जीरो है, तो प्रॉफिट जीरो हो गया इस चीज में, ठीक है। अब जब हमें को ये पता है तो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर बंद हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। Okay, so this is a situation the firm will choose not to produce at all and exit from the market. अब हमको यहाँ क्या पता चल गया कि थर्ड सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर प्राइस एवीसी से बड़ा हुआ तो ठीक है, बट अगर प्राइस एवीसी से छोटा हुआ तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एग्जिट ऑफ फर्म, फर्म विल एग्जिट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर नहीं होता है। ये थी फर्स्ट सिचुएशन, शॉर्ट रन सिचुएशन। लॉन्ग रन सिचुएशन हमने क्या पढ़ी, सेम, बस हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जगह एवरेज कॉस्ट बोल दिया, क्योंकि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कोलाइड हो जाते हैं। सो इट्स सेम थिंग कि अपना एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में ये रहा मेरा एमआर कर्व, ये मेरे एमसी कर्व ने कट किया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, राइट? इस पॉइंट पे राइजिंग थी, सो इस पॉइंट से हमने ये कर लिया, तो ये जो एरिया आया बेसिकली ये आ गया मेरा रेवेन्यू अगेन, दिस इज माय रेवेन्यू। बट इस सिचुएशन में मेरा एवरेज कॉस्ट कहाँ है, यहाँ है, मेरा कॉस्ट इतना ज़्यादा है, तो ये जो एरिया आ गया ये मेरा ओवर कॉस्ट हो गया। इस कॉस्ट की वजह से मैं लॉन्ग रन में ये प्रोडक्शन बंद कर दूंगी। मैं क्यों इतना ज़्यादा कॉस्ट दूंगी जब मेरा रेवेन्यू आधा ही आ रहा है? ओके, फर्म्स टोटल रेवेन्यू TR at Q1 is the area of rectangle OPAQ1. This is the rectangle, okay? And cost is OPBEQ. This complete is cost, okay? So since the area of rectangle is larger than the area of the firm of Q1, that means long run setup में shutdown production हो जाएगा क्योंकि profit नहीं है और firm exit कर जाएगी. Firm will not produce. ये थी अपनी 3 कंडीशन जिसमें प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। Okay, let's just revise everything that we have done. First, we understood what is perfect competition. Perfect competition is a kind of market जिसमें large number of buyers and sellers होते हैं, homogeneous products होते हैं, consumers have perfect knowledge of all the goods, they are just the price takers, they do not have any control over the price, और बिल्कुल perfect competition इसमें चलता है क्योंकि homogeneous products होते हैं। इसमें प्रॉफिट जब भी हो सकता है जब अपना टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का हम डिफरेंस निकालें। रेवेन्यू इसलिए हमने पढ़ा, रेवेन्यू जो होता है वो हमको टोटल अर्निंग बताता है, जिसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दैट टॉक्स अबाउट एडिशनल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट, एंड एवरेज रेवेन्यू जो आपको पर यूनिट रेवेन्यू बताता है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है क्योंकि कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं आ रहा होता है, यही हमारा प्राइस की इक्वल होता है और यही हमारा डिमांड कर्व क्रिएट करता है। इसके बाद हमने
तीन कंडीशंस देखी जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइज कर सकता है अपना प्रॉफिट. फर्स्ट कंडीशन इज नोन एज एमआर एंड एमसी कंडीशन, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होता है, जिसको ही हम प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी, पी इज इक्वल्स टू एमसी भी बोल सकते हैं. सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी दैट एमसी मस्ट बी राइजिंग व्हेन इट कट्स एमआर. जब भी वो एमआर को कट करेगा वो हमेशा राइजिंग होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द पॉइंट जहां हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जहां हमारा आउटपुट ज्यादा होगा. थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी जिसमें हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंडीशन पढ़ी, और दोनों में यही पढ़ा दैट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन आवर एवरेज कॉस्ट. बिकॉज अगर हमारा कॉस्ट हमारे प्राइस से ज्यादा है, दैट मीन्स वो हमारे एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है. अगर वो मेरे एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा एवरेज कॉस्ट है, दैट इज द कंडीशन इवन इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन. द प्रोड्यूसर विल स्टॉप द प्रोडक्शन, द फर्म विल नॉट प्रोड्यूस इन एनी कंडीशन, क्योंकि उनको कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और उनके पास अर्निंग कम आ रही है. Okay, this is the first part. I hope you understood it. Let's move to the assessments and see what all we have done. What is the term for the total income received by a firm for the sale of its output? Profit नहीं होती है, इससे cost हट जाता है. Total earning को हम revenue बोलते हैं. Cost तो अपना जो production पे लगता है वो होता है. Marginal revenue is एक additional unit की. हमको क्या पूछा है? Total income की. So answer would be B. Question number second, what is the formula of marginal revenue? Marginal revenue हमको additional unit बताता है, that is change in total revenue and change in quantity. ये हो गया हमारा average revenue जो हमको per unit value बता रहा है, right? Marginal revenue average revenue into Q बिल्कुल नहीं, और price into quantity हमको क्या बताता है? Total revenue बताता है. So answer would be A. Question number third, which of the following is a feature of perfectly competitive market? Single buyer, false. हमने क्या पढ़ी है फर्स्ट चीज? Large number of sellers and buyers. Many buyers and sellers, free entry and exit, true. Homogeneous products, price rigidity. Homogeneous products तक सही था, but price rigidity क्या होता है? Price rigidity नहीं होती है. Price rigidity का मतलब होता है कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है प्राइजेस में, बट यहाँ तो ये लोग सिर्फ प्राइस टेकर्स होते हैं. सो नो. बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट, फॉल्स. हमने पता ही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है. सो आंसर वुड बी बी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, in a perfectly competitive market a firm maximizes a profit where mr is equals to mc, जहां पे mr और mc इक्वल होती है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, mr mc कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. Okay, this is all for today. I hope you understood it. Thank you so much.